नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपकी परीक्षा और सामान्य ज्ञान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं इस एक घटना ने प्लासी के युद्ध ने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं पलासी के युद्ध को। और पलासी के युद्ध को समझने के लिए हमें सबसे पहले बंगाल के नवाब, उनकी सत्ता और संघर्ष और पतन के विषय में जानना होगा। तो पलासी की पृष्ठभूमि तैयार होती है मुर्शिद कुली खां से सिराजुद्दौला तक का ऐतिहासिक सफर से। एक एक करके हम देखते हैं। जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, उसी दौरान बंगाल का उदय भी हो रहा था। और अब जैसे बंगाल का उदय हो रहा था, तो साथ ही उदय हो रहा था मुर्शिद कुली खां का। तो मुर्शिद कुली खां है बंगाल का पहला नवाब। अजीम उस शान और मुर्शिद कुली खां के बीच में एक टकराव था। यह टकराव इसलिए था क्योंकि बंगाल का दीवान था मुर्शिद कुली खां और सूबेदार था बंगाल का अजीम उस शान। तो अजीम उस शान खुद ही ज़्यादा टैक्स रखना चाहता था, ज़्यादा रेवेन्यू रखना चाहता था, लेकिन मुर्शिद कुली खां एक ईमानदार आदमी था। ये सारा टैक्स जो था वो बहादुर शाह फर्स्ट मुगल नवाब को दे देता था, और सारा टैक्स मुगल बादशाह को दे देने के कारण इन दोनों के बीच में एक टकराव था। और 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसिया द्वारा बंगाल की पूर्ण सूबेदारी गवर्नर पद दे दिया गया मुर्शिद कुली खां को। क्योंकि इन दोनों के बीच में टकराव था, तो इसने राजधानी परिवर्तन कर लिया। राजधानी परिवर्तन करके ये सत्ता केंद्र के रूप में राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया, और 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया, और सुजाउद्दीन को उड़ीसा का नायब बनाया गया। और सुजाउद्दीन था मुर्शिद कुली खां का दामाद। इसने आर्थिक सुधार किए। आर्थिक सुधार में इसने इजारेदारी प्रथा लागू की। इजारेदारी प्रथा यानी कि ठेकेदारी व्यवस्था। एक जागीर होती थी, मान के चलिए एक जागीर है, इसकी बोली लगती थी ए पर्सन, बी पर्सन और सी। जो भी ज़्यादा बोली लगाता था, जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, उसे इस जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। यही थी ठेकेदारी व्यवस्था। फिर यही इजारेदारी व्यवस्था इसके लिए विद्रोह का कारण बनी, लेकिन इसने आंतरिक विद्रोह का दमन बहुत बढ़िया से किया। विद्रोह था किसके किसके खिलाफ और किसने किया? तो सीताराम, गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण ने, नजात खां और सुजात खां ने किया। नजात खां, सीताराम, गुलाम मोहम्मद और उदय नारायण ने आंतरिक विद्रोह कर दिया, लेकिन सभी जमींदारी विद्रोहों को कुचला गया और इसने सबकी जागीरदारी छीन करके अपने कृपा पात्र राम जीवन को दे दिया। अब हम देखते हैं सुजाउद्दीन के विषय में। जैसे ही मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है, सुजाउद्दीन शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। इसने बिहार को अपने में मिलाया। अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी नायब नियुक्त किया। लेकिन ये अलीवर्दी खां बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी आदमी था। इसे अब बंगाल का नवाब बनना था, जिसके लिए इसने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। सेठ आलमचंद और जगत सेठ को अपने पक्ष में करके सुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खां, हैदर जंग को इसने सुजाउद्दीन के बेटे हैदर जंग को मरवाया। गिरिया के युद्ध में हैदर जंग को मरवाया। और फिर सरफराज खां 1739 से 40 तक रहा। और फिर इसके बाद अलीवर्दी खां तख्ता पलट करके यहाँ से नासिरी वंश का खात्मा करके अपने ही बंगाल का चौथा नवाब बना। सत्ता की वैधता और मराठा संकट। इसने सत्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा किया था। इसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, इस टाइम पर मोहम्मद शाह रंगीला था मुगल सम्राट। इसने मोहम्मद शाह रंगीला को 20 करोड़ रुपए दिए, और उद्देश्य था कि मैं वास्तविक नवाब हूँ। इस बात की आधिकारिक घोषणा भी करवाई। मराठों के साथ लगातार और विनाशकारी युद्ध चलते रहा। संधि और भारी नुकसान शांति के लिए उड़ीसा मराठों को सौंपना पड़ा, और 12 लाख रुपए को वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया। अलीवर्दी खान ने सत्ता पाने के लिए इतनी मेहनत तो की, लेकिन इसने कभी सत्ता का लाभ नहीं उठा पाया। इसका सारा जीवन मराठाओं से संघर्ष करते रह गया। और तो और अलीवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकार का संकट इसके पास आ गया। अब उसका कोई पुत्र नहीं था। इसकी 3 बेटियां थीं। मेहरुन्निसा, जिसकी घसीटई बेगम के नाम से जाना जाता है, मैमुना बेगम और अमीना बेगम। अमीना बेगम का पुत्र था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब बनता है। अलीवर्दी द्वारा घोषित उत्तराधिकारी यही है। और सत्ता का दावेदार दत्तक पुत्र मुराउद्दौला। मेहरुन्निसा चाहती थी कि मुराउद्दौला बने नवाब, और शौकतगंज भी प्रतिद्वंदी था, मैमुना बेगम का बेटा। अब इसके सारे रिश्तेदार इसी के खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो अपनों की ही साजिश के कारण इसका पतन हो गया। परिवार में थे, इसके परिवार में इसके खिलाफ हो गए घसीटी बेगम मौसी, शौकतगंज चचेरा भाई, जगत सेठ और अमीचंद, आर्थिक शक्ति जिसके पास थी बंगाल की, और मीर जाफर अलीवर्दी खां का जीजा और राय दुर्लभ सेनापति था। ये सब चाहते थे कि सिराजुद्दौला नवाब ना रहे, और इसके खिलाफ और इसके लिए इसने बहुत सारी साजिशें की। यह चक्रव्यूह प्लासी के युद्ध 1757 के लिए आदर्श पृष्ठभूमि साबित हुआ। अब हमने अभी तक जितने भी नवाबों के विषय में पढ़ा, सबके विषय में देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल 1717 से 1727 तक रहा, और प्रमुख घटना मुर्शिदाबाद राजधानी परिवर्तन करना, ढाका से मुर्शिदाबाद किया, और इजारेदारी प्रथा लागू की। और मुख्य चुनौती था जमींदारों का विद्रोह, जिसे कि इसने कुचल दिया। और सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक रहा, और बिहार का विलय किया इसने। और प्रशासन में बैंकरों का बढ़ता हस्तक्षेप
था इसके खिलाफ। और सरफराज खान 1739 से 1740, इसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, तुरंत तो ये मारा ही गया। अलीवर्दी द्वारा तख्ता पलट करके गिरिया के युद्ध में से मार दिया गया था। और अलीवर्दी खान 1740 से लेकर 1756 मुगल सम्राट को 20 करोड़ देकर वैधता प्राप्त की। यही आधिकारिक बंगाल का नवाब है। और मराठा आक्रमण उड़ीसा खोया जिसे कि पाया था मुर्शिद कुली खान ने, और 12 लाख चौथ कर भी दिया। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक रहा। उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा इसने, और दरबारी षड्यंत्र और अपनों का विश्वासघात झेला। और ऐसे ही सिराजुद्दौला का पतन हो गया। एक समृद्ध साम्राज्य का पतन बाहरी ताकतों की श्रेष्ठता से अधिक दरबार में रचे गए षड्यंत्रों और अपनों के विश्वासघात का परिणाम था। अब आगे की कहानी वार ऑफ प्लासी को हम पढ़ते हैं।